हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द यूपीएससी तक में। हम लोग एडिटोरिया के जो करंट अफेयर मैगजीन है उसको कर रहे हैं और उसमें हम चैप्टर 18 तक कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट है, सर्च करिएगा एडिटोरिया करंट अफेयर। ठीक है जी। इसकी दो प्ले लिस्ट है। एक तो है एडिटोरिया की, मतलब कि जो करंट अफेयर मैगजीन है उसके रिलेटेड, और एक है जी इसके दो प्रैक्टिस सेट हैं जो पीछे दिए हुए हैं उसके रिलेटेड वीडियो हैं। तो आप पहले के जो 4 पार्ट हैं आप उनको पूरा कीजिए, फिर ये वीडियो आप देखिए तो आपको अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो आज हमारा जो चैप्टर है 19 उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और जो चैप्टर 9 है वो है जी यूनियन बजट के रिलेटेड। तो आइए हम इसको 1 बाय 1 करके देखते हैं जी। जो यूनियन बजट जो हमारा आया था वो अब की बार उस दिन जो डे था वो क्या डे था, जो हमारा हिंदुत्व माघ पूर्णिमा को क्या था, बर्थ एनिवर्सरी किसकी थी, गुरु रविदास जी की। ठीक है जी। और जो हमारा जो बजट है उसको किसने प्रेजेंट किया था, निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है जी। और ये जो पार्लियामेंट में कब लेके आया गया ये जी 1 फरवरी 2026 को। और इसकी थीम क्या है जब की बार की जी, युवा शक्ति ड्रिवन बजट, युवा शक्ति ड्रिवन बजट। इसके कुछ पिलर हैं जी। पिलर क्या है जी, पिलर एक तो जी सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ है जिसके कुछ, स्ट्रेंथिंग द फाउंडेशन ऑफ द ग्रोथ, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड फिजिकल मैटर्स। तो आइए हम इसको 1 बाय 1 देख के करते हैं। आप पहले तो मुझे ये बताइए, जो बजट है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे किस आर्टिकल में ये दिया हुआ है। ठीक है जी। और फिर आप मुझे इसमें ये भी बताना, एक होता है मनी बिल, एक होता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल की कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, और ये भी किस आर्टिकल में दिए हुए हैं। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, इसको कौन डिसाइड करता है। आप इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ये पूरा पॉलिटी सेक्शन के रिलेटेड है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है दोस्तों, और रिवेन्यू डेफिसिट, और इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, और प्राइमरी डेफिसिट। ये बस आप इसको इतना देख लीजिए। पहले 4.4% था, अब 4.3% है हमारे जीडीपी का, कम हुआ है। ठीक है जी। फिजिकल जो डेफिसिट है, अब जो रिवेन्यू डेफिसिट है वो 1.5% जीडीपी से 1.5% ऑफ जीडीपी। ठीक है जी, लगभग सेम सा ही रहा है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जी 0.6% ऑफ जीडीपी, और यहाँ पर 0.3% ऑफ जीडीपी, ये भी कम हुआ है। और प्राइमरी डेफिसिट 0.8% जीडीपी टू 0.7 जीडीपी, ये भी कम हुआ जी। ये बस इतना पूछेगा, कम हुआ है ज्यादा हुआ, बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। जो टोटल बजट है हमारा, जो कितने का है, वो जो हमारा 53 लाख करोड़ का। ठीक है जी, 53,47,315 करोड़ का है जी। अब की बार इतना किया गया, कई बार वन डे एग्जाम में इसको पूछ लेते हैं इस नंबर को। तो टोटल एस्टिमेटेड रिसिप्ट कितनी है मैंने आपको अभी बता दिया है। इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, इसमें 35,33,150 करोड़। और जो कैपिटल रिसिप्ट कौन कितनी है जी, इसमें 18,14,165 करोड़। जो यूनियन बजट के टॉप 4 हेड हैं वो क्या हैं, तो मनी कहाँ से आता है और मनी कहाँ पर जाता है। तो जो जो हम बोरोइंग करते हैं और हमारे जो अदर लाइबिलिटी हैं, ठीक है जी, वहां से पैसा आता है 24%। इनकम टैक्स आता है 21%, जो कॉर्पोरेशन टैक्स है उससे आता है 18%, और जीएसटी आता है उससे 15%। दोस्तों, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि जीएसटी है और जीएसटी सबसे ज्यादा आता है। नहीं, जीएसटी से 4th नंबर पे आता है जो पैसा आता है, वो सबसे ज्यादा किससे आता है, बोरिंग से हम उधार लेते हैं जो लाइबिलिटी। इनकम टैक्स से 21%, और कॉर्पोरेशन टैक्स से 18%, जीएसटी से 15%। अब दोस्तों, हमारा जो पैसा है वो आता है, अब पैसा तो कहीं जाता भी होगा, कहाँ जाता है सबसे ज्यादा, स्टेट का शेयर ऑफ टैक्स 22% जाता है। जो हमारे इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं वहां पर 20% जाता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसमें 17% जाता है, और डिफेंस में 11% जाता है। डिफेंस का दोस्तों किस नंबर पे आ जाता है, 4th नंबर पे आ जाता है। बजट में कुछ, मतलब कि उसके 3 ब्रॉड उसमें कर्तव्य दिए गए हैं। जो हमारा तो पहला कर्तव्य वो क्या है, एक्सीलरेट द सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्सीलरेट करना है सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ को। जो हमारा तो सेकंड कर्तव्य है, फुलफिल करना है एस्पिरेशन ऑफ ओवर पीपल एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी। और जो कर्तव्य थर्ड है क्या, विजन सबका साथ और सबका विकास। बस ये पूछेगा कि कितने कर्तव्य हैं बजट के अंदर, तो आपको बस इतना याद रखना, कितने, 3। कितने हैं, 3। मेजर इनिशिएटिव क्या क्या अनाउंस किया गया है, एक तो जी बाय फार्मो शक्ति, इसमें इसमें अनाउंस किया गया है। आपको ये इतना नहीं है, ये नहीं देखना। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन है। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम इसके अंदर की गई है। डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर, ये इंपॉर्टेंट है, जो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये कहाँ कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ। ये उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है जी। ये तेलंगाना में नहीं है, दोबारा से मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये कहाँ है, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। और जो
3 हैं वो डेडिकेटेड केमिकल पार्क बनाए हैं। ठीक है जी। हाईटेक टूल रूम्स बाय सीपीएसई एट 2 लोकेशन फॉर एमएसएमई, स्कीम फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ सीआई, स्कीम फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, आउटले ऑफ ओवर 10,000 करोड़। इसमें दोस्तों हम जो सबसे पहला हमारा जो सेगमेंट है उसमें हम देखते हैं टेक्सटाइल में जो नेशनल फाइबर स्कीम लेके आए हैं जी, ये सेल्फ रिलायंस के लिए। इसमें नेचुरल फाइबर होगा, सिल्क, वूल एंड जूट होगा। टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड इंप्लीमेंट स्कीम और मेगा टेक्सटाइल पार्क्स, ठीक है जी। और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन द खादी हैंडलूम एंड क्राफ्ट, ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। आप मुझे अब ये बताइए जो टेक्सटाइल में है, टेक्सटाइल में इंडिया का जो नंबर है ओवरऑल जो वर्ल्ड में किस नंबर पे आता है, और जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो कौन सी कंट्री आती है? हमारा जो सेकंड है वो है इंडस्ट्रियल क्लस्टर एंड एमएसएमई, स्कीम इज रिसीव 100 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ठीक है जी। और 1000 करोड़ एसएमई ग्रोथ फंड किया है इसमें, सेल्फ जो रेजिलेंट फंड भी दिया है इसने, और सपोर्ट किया गया है आईसीएल, आईसीएमएआई, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर कोर्स एंड प्रैक्टिकल टूल्स। गोल क्या है हमारी इसका? गोल है बिल्ड सेल्फ रेजिलेंट ग्लोबली कम्पिटेटिव एंड फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रीज। और जो हमारा थर्ड है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर में रिस्क गारंटी फंड सपोर्टिव प्राइवेट डेवलपर इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट में आएंगे। ग्रीन मूवमेंट ऑफ कार्गो टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, न्यू कॉरिडोर में बनाया जाएगा। कहाँ से कहाँ बनाया जाएगा? ये दनकुनी कहाँ है, ये ईस्ट से, सूरत कहाँ है, वेस्ट में, ठीक है जी। 20 नेशनल वाटरवे बनाए जाएंगे, नेशनल वे, ठीक है जी, 5 जो आने वाले 5 साल में। अब मुझे ये बताइए जो नेशनल वे वाटर 1 है ये कहाँ पर है और किस सिटी से किस सिटी को कनेक्ट करता है? अगला हमारा सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी में 7 हाई जो स्पीड रेल कॉरिडोर हैं वो बनाए जाएंगे। बस इसमें इतना ही है। कर्तव्य मैं आपको बता चुका हूँ, थर्ड कर्तव्य आपको मैं बता चुका हूँ, बजट का विजन भी आपको मैं बता चुका हूँ। फोकस एरिया इसमें कहाँ कहाँ किया है इन्होंने? ग्रोथ पे किया है, जॉब पे किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है, एमएसएमई पे किया है और इनोवेशन पे किया है। दोस्तों अगर आपको ये अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसको स्कैन कर सकते हो या आप सर्च कर सकते हो @UPSC तक 03, तो आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और जो भी मेरे कोई लेटेस्ट वीडियो आएंगे तो आपको इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। अगला हमारा है ऑरेंज इकोनॉमी। अब अभी आप एग्जाम में आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि जो ऑरेंज इकोनॉमी होती है वो क्या होती है, तो ऑरेंज इकोनॉमी बस किसके रिलेटेड होती है? कुछ नहीं, वो डिजिटल के रिलेटेड। आपको इतना याद रखना है ऑरेंज इकोनॉमी किसके रिलेटेड? डिजिटल के लिए, कंटेंट वगैरह वगैरह, एनिमेशन किसके लिए। एजुकेशन में जो 5 यूनिवर्सिटी जो टाउनशिप क्रिएटेड द विजन टू मेजर इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनाएंगे। टूरिज्म में नेशनल जो नेशनल डेजिग्नेशन जो डिजिटल नॉलेज है ग्रिड है वो बनाएंगे। और हेरिटेज और कल्चर में क्या बनाएंगे? एक प्लेस है, कहाँ पर है, जो 15 आर्कोलॉजिकल साइट हैं इंक्लूडिंग कहाँ? लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, आदिरचुनूर, सिकसामात, हस्तिनापुर एंड ले प्लेस टू बी डेवलप्ड इनटू द वाइब्रेंट एक्सपेरिमेंटल कल्चर डेस्टिनेशन। इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी जो है वो हड़प्पन साइट है या नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कोई हड़प्पन साइट है या नहीं है। जैसे ये धौलावीरा है ये कहाँ है, जैसे राखीगढ़ी कहाँ है, ठीक है जी। ये जो आदिल चुंदूर है ये कहाँ है, हस्तिनापुर है ये कहाँ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। ये किस नदी के किनारे है? जैसे धौलावीरा कहाँ है? ये गुजरात में है। ये किस नदी के किनारे है? जैसे भोगवा। इस प्रकार आपको इसे पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स में खेलो इंडिया मिशन टू बी लॉन्च टू ट्रांसपोर्ट द स्पोर्ट्स सेक्टर ओवर द नेक्स्ट डेकेड। और इन्होंने इसमें क्या बोला है? हम इंक्रीज करेंगे फार्मर की इनकम को, इंपावरिंग करेंगे दिव्यांगजन को। ये तो देखो ये नॉर्मल पॉइंट है, आप इसमें कर सकते हो। भारत विस्तार एक स्कीम इसमें लेके आए हैं। तो विस्तार क्या है ये देखिए, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्स, ठीक है जी। इसमें क्या क्या है? गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं जो मल्टीलिंगुअल एआई टूल है, ठीक है। मतलब कि जैसे वो हिंदी में भी है, वो तेलुगु में भी है, ठीक है जी, वो उड़िया में भी है। और वो आपको वो किसानों को बताएंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये एक अच्छा नहीं बना, एक मिनट को, ये जैसे ये गेहूं का पौधा है, ठीक है जी, और इसके पौधे ये यहाँ से इसकी अगर पत्तियां खराब हो रही हैं तो किसान इसकी फोटो खींचेगा, उसको एआई पे डाल देगा, पूछेगा अपनी लैंग्वेज में कि ये क्या है और इसका क्या है, तो वो एआई उसको बताएगा। उसी बात में जो उड़िया है, वो हिंदी है, पंजाबी है, बताएगा, और फिर किसान उसका अपने हिसाब से उसको वो करेगा, मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी उसको लेके जाएगा। एम्पावरिंग दिव्यांगजन या हो गया, फोकस ऑन
पूर्वोदय स्टेट, पूर्वोदय यानी जो ईस्ट वाले जो स्टेट हैं उनके, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उनके ऊपर काम किया जाएगा। अब स्कीम टू बी लॉन्च टू बी डेवलप्ड ऑफ द बुद्धिस्ट सर्किट इन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। अब जो बुद्धिस्ट सर्किट है ये जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम और मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आप मुझे ये बताइए, जो बुद्ध ने जो महापरिनिर्वाण लिया था वो किस किस जगह पे लिया था, और इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो किस जगह पे दिया था, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो किस पेड़ के नीचे प्राप्त हुई थी, और जो वो जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पेड़ था वो किस नदी के किनारे था। ओके दोस्तों, अब मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। बजट की स्पीच जो सेक्शन बी है उसमें डायरेक्ट टैक्स है। जो इनकम टैक्स एक्ट है 2025 में ये इफेक्ट में आ जाएगा अप्रैल 2026 में। ठीक है जी। ईज ऑफ लिविंग, टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट जो सोर्स है उसको रैशनलाइजेशन किया है 5% टू 2% उसको रिड्यूस कर दिया गया है। हाँ, आप ये थोड़ा बॉन्ड के बारे में देख सकते हो। एक तो इन्होंने जो म्युनिसिपल बॉन्ड है और एक कोऑपरेटिव बॉन्ड है। जो म्युनिसिपल बॉन्ड क्या होता है, इन्होंने क्या क्या है इनिशिएटिव किया है 100 करोड़ फॉर द सिंगल बॉन्ड। ठीक है जी, इनकरेज द इशुरेंस ऑफ म्युनिसिपल बॉन्ड्स। और कोऑपरेटिव में क्या जी, एक्सटेंड किया है इनका डिडक्शन टू द प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन सप्लाई मिल्क, ऑयल सीड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रोन बाय द मेंबर एंड सप्लाइंग द कैटल फीड ऑफ ए कॉटन सीड एंड आल्सो। अब यहाँ से एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा आपसे, यहाँ से ये पूछ लेगा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है जी, मान के चलो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी 2 स्टेट के अंदर है, तो उसको है वो रूल कौन, उसको मतलब कि किसके अंडर में आएगी, वो स्टेट गवर्नमेंट में आएगी या वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगी। हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है हमारे वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दी गई है, वो डीपीएसपी में दी हुई है या फंडामेंटल राइट में दी हुई है। ठीक है जी, ये किस अमेंडमेंट के एक्ट के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, ये चीजें हमसे पूछ सकता है। देखो मैं ये तो जितना मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है ये चीजें तो आप जाके इसको सर्च कीजिएगा। ठीक है जी, मैं बता दूं आपको कि कोऑपरेटिव जो जो सोसाइटी है वो फंडामेंटल राइट 19 में है, इसका कोई फायदा नहीं होगा, फिर आप अपने बिहाफ पे कुछ काम नहीं कर पाओगे। आईटी सर्विस को सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, ग्लोबल बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट के लिए जी, एक ठीक है जी। और जो टैक्स हॉलीडे है वो कब तक करेंगे, टिल 2027 तक। ठीक है जी, टैक्स हॉलीडे कब करेंगे, टिल 2027 तक इसको हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है जी। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर्म्स, ये नहीं है, ये आपको थोड़ा सा हो जाएगा, आपके रिलेटेड जितना भी होगा उतना ही देखेंगे हम। हाँ दोस्तों, अभी आप ये देख सकते हो कि ये कुछ स्कीम है। ये जो वीपीजी राम जी जो स्कीम है, ये पहले क्या थी जी, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी जो स्कीम थी जी, ठीक है, उसका नाम बदल के इन्होंने ये कर दिया। और इसका बजट कितना है जी, इसका जी 95,692 करोड़ इसका जी बजट है। जल जीवन मिशन जी 670 करोड़ इसका इसका बजट है। और पीएम किसान का कितना है जी, 63,500 करोड़ है जी। और पीएम आवास योजना रूरल का 54,917 करोड़ इसका बजट है। बस इतना ही आपको ये इतना ही देखना है जी, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे ज्यादा जो एक्सपेंडिचर है वो जो मेजर आइटम किस किस पे हुआ, एक तो है ट्रांसपोर्ट पे, दूसरा हुआ डिफेंस पे, तीसरा रूरल डेवलपमेंट पे, जो फोर्थ है वो होम अफेयर्स पे, और जो फोर्थ है वो एग्रीकल्चर पे। इसमें इंडस्ट्री कहीं नहीं आई अभी तक, इसमें इंडस्ट्री अभी तक कहीं नहीं आई है, ये मेंशन कर लेना आप इसमें। अब जैसे अब कुछ मिनिस्ट्री हैं, जब जो सबसे ज्यादा किसमें है, जो सबसे ज्यादा जो मिनिस्ट्री अवाइड हुआ है वो है डिफेंस मिनिस्ट्री में हुआ है जी, ठीक है, फिर रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री में, और फिर रेलवे मिनिस्ट्री में। और हमारा जो एक जो विकसित भारत का जो एम है हमारा कब तक है जी, 2047 तक, कब तक है, 2047 तक का जी। ओके जी। अभी आती है हमारे बजट में कुछ है ना जी, न्यू स्कीम लॉन्च हुई है जी। तो जो सबसे पहले जो स्कीम हुई है, जो स्कीम है वो है रिजर्वोयर डेवलपमेंट स्कीम जी। ठीक है जी। ये किस पे फोकस करेगी, ये फोकस करेगी फिशरी पे, वाटर कंजर्वेशन पे, और इनहेंसिंग करेगी रूरल जो लाइवलीहुड है उस पे। इसका की इनिशिएटिव क्या है, जो प्रधानमंत्री जो मत्स्य संपदा योजना है उसमें, और ये जो डेवलपमेंट किसके द्वारा है, एफआईडीएफ के द्वारा, किसके द्वारा, एफआईडीएफ के द्वारा। अगला है जी बायो फार्मा शक्ति योजना। बायो फार्मा आप समझ रहे हो किसके लिए, मेडिकल के रिलेटेड होगा जी, ठीक है, कैंसर एंड डायबिटीज के लिए। अगला है जी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। सेमीकंडक्टर मिशन मैंने आपको बता दिया। अभी आप मुझे बताइए, अभी मैंने आपको 5 मिनट पहले बताया कि जो जो सेमीकंडक्टर मिशन के लिए कुछ कॉरिडोर बनाए हैं वो किस स्टेट में बनाए हैं, और टोटल नंबर ऑफ कितने स्टेट है। कंटेंट क्रिएटर लैब स्कीम, ऑरेंज इकोनॉमी में अभी आपको ये चीज बता चुका हूँ। अभी आता है दोस्तों हमारा जो बजट के बाद आता है इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है जी। तो अब इकोनॉमिक सर्वे है जिसको हम थोड़ा थोड़ा बस देख लेते हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे जो 2025-26 की है वो जो पार्लियामेंट में कब लेके गए हैं, उसको लेके गए हैं 29 जनवरी 2026 को। कौन लेके आए थे जी, श्रीमती निर्मला सीतारमन। जो इकोनॉमिक जो
सर्वे होती है वो बजट से एक दिन पहले उसको प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। बट अब की बार ये थोड़ा एक्सेप्शन हो गया, अब की बार इनको 3 दिन पहले किया गया। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली कितने के लिए, एक दिन के लिए, बट अब की बार 3 दिन के लिए। ठीक है जी। ये चीज कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे हैं, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन यानी कि जो चीज पहले से चली आ रही है उनके अनुसार चलना। ठीक है जी। जो इकोनॉमिक इसको जो प्रिपेयर कौन करता है इकोनॉमिक सर्वे को, तो वो करता है इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है जी, अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर वी आनंदा नागेश्वरन। ठीक है जी, जो हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। इसको ये इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने आपको बताया। जो हमारी जो फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे थी वो कब गई थी, 1950 से 1951 में थी। ठीक है जी। और ये कब तक चली थी, 1964 तक चली थी। अच्छा, आप मुझे एक और बात बताइए, ये मुझे पूछनी तो बजट में ही था, कि पहले रेलवे बजट और जो नॉर्मल बजट था ये पहले अलग अलग आते थे। मुझे ये बताइए कि किस सन में, ठीक है, जो रेलवे बजट है और जो हमारा एक जो आम बजट है वो एक हो गए। ठीक है, और उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो कौन था। आप इसको जीडीपी ग्रोथ देख सकते हो। ये आपको बस ये देखना है, हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है 6.5 से 7.4। अब ये यहाँ से थोड़ा कम हो गया 26-27 में ग्रोथ इसकी। जो हमारा जो चैप्टर 2 है इकोनॉमिक सर्वे का, वो फिजिकल जो डेवलपमेंट्स हैं, जो अनवर्किंग जो स्टेबिलिटी थ्रू द क्रेडिबल कंसोलिडेशन। ठीक है जी, ये उसके रिलेटेड है। जो चैप्टर 3 है वो है मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड द फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, रिफाइनिंग द रेगुलेशन। ठीक है, जिसमें जैसे बैंकिंग सेक्टर कितना परफॉर्मेंस है, मॉनेटरी एस्पेक्ट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये। ठीक है जी। और पीएम स्वनिधि स्कीम, पीएम स्वनिधि स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों अब इसमें जो इकोनॉमिक सर्वे है। ये क्या होती है जी, पीयू स्वनिधि स्कीम में क्या होता है, ये कोलेटर फ्री होती है जी, वर्किंग कैपिटल होती है इसमें। ठीक है, ये लोन किसके लिए दिया जाता है, ये जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं जी, जो गलियों में, ठीक है जी, जो अपना समोसा वगैरह बेचते रहते हैं, जो छोटी छोटी दुकान करके साइकिल पे वगैरह पे, उनके लिए जो होते हैं, जो अपने। अब देखिए ये जो टेबल है ये एग्जाम की पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो ग्लोबल सर्विस हमारे जो एक्सपोर्ट में है, इंडिया उस पे 7th रैंक पे है। कल्चरल और एंटरटेनमेंट सर्विस में इंडिया 6th रैंक पे है। कंस्ट्रक्शन सर्विस में इंडिया 8th रैंक पे है। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 4th रैंक पे है। सीमेंट प्रोडक्शन में इंडिया 2nd रैंक पे है। अब मुझे बताइए इसमें फर्स्ट कौन है। टेक्सटाइल एंड जो गारमेंट्स उसमें 6th पे है। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 3rd पे है। और जो फर्स्ट पे कौन है यूएसए। और रेलवे नेटवर्क में कौन है जी, 4th पे है। चैप्टर 7 नहीं है कुछ इम्पोर्टेंट। ये दोस्तों ये कुछ नेशनल स्कीम फॉर अपग्रेडेड चलाई है आईटीआई के लिए। इसने क्या किया है, अपग्रेड करे हैं 1000 गवर्नमेंट जो आईटीआई है, इसके अंदर क्या किया है 200 है प्लस में 8 प्लस 1800 स्पोक पर्सन करे हैं। ठीक है जी। वो क्या करेंगे वहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम, मॉडर्न लैब और डिजिटल कंटेंट एंड इंडस्ट्री अलाइंड, उसके लिए इंप्लीमेंट के रिलेटेड ये किया गया। ये दोस्तों हमारा अब चैप्टर आता है 22। इसमें क्या है, इंडिया ने जिसके साथ में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं लास्ट 5 ईयर में। ठीक है जी। इंडिया एंड मॉरिशस के साथ में इन्होंने क्या है सेपा, कि वो क्या होता है जी, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है जी। इंडिया और मॉरिशस के बाद में हमारा क्या है सेस्पा। इंडिया एंड यूए के बाद में क्या हमारा सीपा। सीपा क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड एग्रीमेंट। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या हमारा ईसीटीए यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया और ईएफटीए के बीच में क्या है टेपा। टेपा यानी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इंडिया एंड यूके के बीच में क्या है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया और ओमान के बीच में क्या हुआ है सेपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड एग्रीमेंट। इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में क्या हुआ जी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में क्या हुआ जी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आप मुझे इसका नाम बताइए, जो इसका नाम क्या है, इसका नाम है जी मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स। किसके साथ हुआ है जी, ये इंडिया और यूरोपियन यूनियन के साथ में हुआ जी। कभी इंडिया और यूरोपियन यूनियन के साथ में हुआ जी। ये कुछ वर्ड हैं जो उन्होंने अब जैसे, मुझे नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है। ये कुछ दोस्तों ये हम चैप्टर 23 में आ गए हैं। ये तो कुछ मेजर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके रिलेटेड हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज 2026 ये कहाँ हुई है जी, इसमें कहाँ हुई है श्रीनगर में। जो भारतीय इलेक्ट्रिसिटी समिट है ये कहाँ हुई है जी, न्यू दिल्ली के अंदर में हुई है जी। और जो 4th एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ हुई है जी, ये भी न्यू दिल्ली के अंदर में हुई है जी।
39 जो सूरजकुंड इंटरनेशनल जो, ठीक है जी, जो सूरजकुंड जो इंटरनेशनल है, यहाँ पर ये एक जो सूरजकुंड मेला बोला जाता है इसको, ये कहाँ लगता है जी? ये फरीदाबाद हरियाणा में। और जो थर्ड इंटरनेशनल भारतीय लैंग्वेज जो कॉन्फ्रेंस हुई है कहाँ हुई जी? न्यू दिल्ली के अंदर में। 18 प्रवासी जो भारतीय दिवस हुआ है कहाँ जी? भुवनेश्वर उड़ीसा में। मुझे ये बताइए, जो ये प्रवासी जो ये भारतीय दिवस है, ये किस डेट को मनाया जाता है और कौन सी जो पर्सनैलिटी थी ये उसके मतलब कि भारत लौटने पर ये मनाया गया है? ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये 909 से लेके 99 के बीच में है। ठीक है जी, जो हमारे बहुत बड़े फ्रीडम मतलब कि फाइटर रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल किया उन्होंने, हमारे देश को आज़ादी दिलाने, उनका बहुत बड़ा योगदान है उन इंसान का। तो आप नाम बताइए। 53rd वर्ल्ड बैंक फेयर किसको कहाँ हुआ जी? न्यू दिल्ली में। और काशी तमिल संगम कहाँ हुआ जी? ये वाराणसी में हुआ जी। अर्थ समिट कहाँ हुआ जी? गांधीनगर गुजरात में। सुजलम इंडिया समिट कहाँ हुआ जी? भारत मंडपम। भारत मंडपम कहाँ जी? ये दिल्ली में ही है। नेशनल डिजी लॉकर कॉन्फ्रेंस से भारत मंडपम। स्टील समिट कहाँ है जी? न्यू दिल्ली में। इंडिया मोबाइल ये भी यशोभूमि न्यू दिल्ली में। फोर्थ वर्ल्ड फूड इंडिया कहाँ जी? भारत मंडपम न्यू दिल्ली। फर्स्ट ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली। 11th इंडिया मेज समिट कहाँ जी? न्यू दिल्ली में। ओके दोस्तों, ये था हमारा पार्ट 5। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसको स्कैन कर सकते हो और आप सर्च कर सकते हो यूपीएससी तक 03। आपको वहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल दिखाई देगा, उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आता है तो मैं फिर आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। और दोस्तों, वन पॉइंट फ्रॉम माई साइड, आप भी बिल्कुल धीरे धीरे, जो कंसिस्टेंसी होती है दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। धीरे